बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और इस मतदान के दौरान, इस चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, आप दौरा कर रहे हैं बिहार का और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस काफी गंभीरता से इस बार चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है कि काफी लंबे अरसे से कांग्रेस रेस से बाहर है, इस बार कुछ उम्मीद लग रही है? देखिए, पिछले समय हम लोग 40 सीट लड़े थे और उसमें करीब 27-28 सीट जीते थे। इस समय महागठबंधन का जो जी, तो इस समय महागठबंधन में 70-71 सीट हमको मिली है और इस बीच में ग्राउंड में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट मिली थी, उसी रेशियो में इस समय भी हमको सीटें मिलेगी। मतलब जितना सीट था उतना सीट पा जाएंगे आप लोग, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वजह से कांग्रेस ने जीत पाई थी। अभी भी नीतीश कुमार के कारण से हम लोग पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का ग्राफ जो नीचे गिरा है उसके कारण से हमारी सीटें बढ़ेगी, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं चाहती बिहार की जनता। जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है और जिस प्रकार से उनका व्यवहार दिखाई दे रहा है, तो इससे लगता है कि वो भांप गए हैं पहले से कि चुनाव हार रहे हैं और कुछ खींच भी रहे हैं। और आज तो एक घटना भी घटी है मधुबनी में, उन पर प्याज और पत्थर भी फेंके गए। इसको उचित मानते हैं? देखिए, प्याज एक प्रतीक है। वैसे जब पत्थर फेंके, प्याज फेंके, कोई उचित तो नहीं है, लेकिन प्याज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 कानून बनाए उसका असर दिखाई देने पड़ा है। क्योंकि जब कानून नहीं, जब ये कानून नहीं बना था तो प्याज 10 रुपये किलो था, और कानून बनने के बाद जमाखोरों के अब 12 हो गया। तो ऐसी स्थिति में आज 70-80 रुपया, और तमिलनाडु में जाए तो 105 और 150 रुपये में बिक रहा है। तो ये जो जमाखोरों के लिए जो ये कानून बना है, पूंजीपतियों के लिए कानून बना है, इसी कानून का नतीजा है ये जो प्याज का और आलू का भाव बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके कारण से आलू और प्याज का भाव बढ़े, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में को आपने छूट दे दी, उसको खत्म ही कर दिया कि आप जितना भी आप चाहे स्टॉक कर लें। तो जमाखोरों के लिए बहुत बढ़िया है। आगे आने वाले देखिए, दलहन और तिलहन का रेट बढ़ेगा, फिर अनाज की कीमत भी ये पूंजीपति तय करेंगे। तो इससे इस कानून ये सत्ता पक्ष ये कहती है किसान फायदा पहुंचेगा, किसानों के हित में ये कानून बना है। विपक्ष कहती है कि ये किसान विरोधी है, जबकि वास्तविक रूप से किसानों के साथ साथ किसान विरोधी थे ही, लेकिन ये जो कानून है वो एक्चुअल में आम उपभोक्ता के खिलाफ है, क्योंकि इससे महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपने उस कानून में क्लास क्या डाला है? जब युद्ध की स्थिति हो, जब अकाल की स्थिति हो, या फिर कोई इस प्रकार से नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तब की बात, तब आप उसमें कंट्रोल करेंगे। अन्यथा, या फिर तीसरा जो है वो 100% जब बढ़ जाए रेट, तीसरा जो है वो 100% यदि रेट बढ़े तब सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो आज 100 रुपया जब हो गया प्याज की कीमत, तब भारत सरकार सब राज्यों की चिट्ठी लिखी है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। मतलब आपको लगता है कि उस कानून के वजह का मुद्दा भी इसमें, मतलब महंगाई के तौर पर आ रहा है सामने? बिल्कुल, आने वाले समय में और भयानक होगा, क्योंकि न राज्य सरकार के कंट्रोल में रहेगा, न भारत सरकार के। वैसे भी ये कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भारत सरकार का कानून है, और उसमें राज्य उसी कानून के तहत ही ये जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करती थी। अब वो बार बार भारत सरकार के और मुंह देखना पड़ेगा। कोई कितना भी जमा कर ले, चाहे आलू हो, प्याज हो, तेल हो, दलहन हो, तिलहन हो, वो सब कितना भी जमा कर ले, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। राज्य सरकारें नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। जो अधिकार मिला हुआ था उसमें था कि आप 8 क्विंटल अनाज रख सकते हैं, तो इतना तिलहन रख सकते हैं, इतना दलहन रख सकते हैं, वो सब क्लास हटा दिया गया। तो अब तो स्थिति यह है कि बड़े जो पूंजीपति हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख मीट्रिक टन का गोडाउन बनाना शुरू कर दिए हैं। वो भरेंगे, जब सस्ता रहेगा, किसान के उत्पादन करेगा, उस समय वो भर लेंगे, और उसके बाद फिर पूरे देश में रेट तय करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कानून लाया गया था कि बिचौलिया उसमें नहीं रहेंगे, किसान को फायदा होगा। बिचौलिया नहीं रहेंगे, लेकिन पूंजीपति का और पूंजीपति बना रहे हैं, और गरीब को मारने का काम है। आम उपभोक्ता इसमें पिस जाएगा। गंभीर बात है। लेकिन हम बिहार की बात करें, बिहार के चुनाव की, तो आपको कांग्रेस काफी समय से
मतलब एक जमाना हुआ करता था कांग्रेस का, बिहार में भी, पूरे देश में था। तो आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो सकता है? क्योंकि एक तो कोई चेहरा, आपको लगता है कि कोई चेहरा है यहाँ पर इस तरह का कि? देखिए, अभी महागठबंधन में तो हमारे जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव जी हैं, और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे तपे तुपाए भी नेता हैं, नौजवान लोग भी आ रहे हैं। अब जो कैंडिडेट जो दिए हैं उसमें हर वर्ग के प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इसी में नेतृत्व उभरेगा। नहीं, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, चेहरा आरजेडी का, तो पिछलग्गू बन के कब तक रहेगी कांग्रेस? देखिए, एक समय रहता है और ये पहिया है वो घूमते रहता है। तो कभी भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीट में सिमट के रह गई थी, आज वो 300 से ऊपर है। तो ये समय का पहिया है, घूमता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ उस तरह से बिहार में हुआ। हाँ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, और वो केवल 15 सीट पे सिमट के रह गई। अभी तो उपचुनाव हुआ, उसमें 1 सीट और चला गया, मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी के 14 ही विधायक हैं। मैं समझता हूं कि वही 15 साल हो गया। और फिर क्या है कि जब रोटी आप सेकते हैं ना और उसे नहीं पलटते तो रोटी जल जाती, खाने के लायक नहीं रहता। तो रोटी पलटते रहना चाहिए। तो बिहार में 15 साल हो गया नीतीश जी के, तो जनता है वो मूड बना ली है रोटी पलटने का। 5 साल 10 साल में नहीं पलटे, 15 साल में पलट ही जाए ना। अब हाँ, वो दिख रहा है कि अब रोटी एक तरफ हो गया, जल जाएगा, इसलिए पलट दो। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा? निश्चित रूप से। मैं प्रथम चरण के चुनाव में भी आया था, और दूसरे चरण में तो आज ही समाप्त हो, उसमें नहीं गया। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में मैं देख रहा हूं तो काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। और जो ये ठगबंधन बना है अब वो जाने वाली है। अभी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार को भी आपने देखा ही होगा। क्या आपको लगता है, क्या खूबी कमी क्या है? देखिए, मैं तो जब भी दिल्ली में बैठक होते रहे, उसमें हम लोग अगल बगल बैठे रहते, छत्तीसगढ़ और बिहार बी और बाद सी, तो हम लोग अगल बगल बैठते थे, बहुत ही सीजन्ड लगते थे। लेकिन अब